यस क्लास 11th हम चैप्टर पढ़ रहे थे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कल हमने कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़े, ठीक है, और सेल थ्योरी पढ़ी। इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा हमने? सेल थ्योरी और ओवरव्यू देखा एक सेल के बारे में कि सेल्स के बारे में क्या क्या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किस टाइप की सेल्स होती है। आज हम देखते हैं कि जो सेल्स होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक सेल्स हो, ठीक है, सेल्स होती है उनका शेप और साइज अलग अलग होता है। क्या होता है बेटा? सेल्स होती है जो डिफर होती है, सेल डिफर ग्रेटली, बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंसेस होता है इन साइज एंड शेप, इन साइज एंड शेप, उनकी शेप में और साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, वो याद रखने हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा सेल है, माइकोप्लाज्मा सेल्स है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक है, होती है द स्मॉलेस्ट सेल है। ये कौन सी सेल है बेटा? स्मॉलेस्ट सेल है। इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। वो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया सेल है। उसकी जो साइज होती है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक सिंगल सेल सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी है, तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल आपको पूछ ले तो किसकी आएगी? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। किसकी आएगी बेटा? एग ऑफ ऑस्ट्रिच की आएगी। अगर आपको पूछ ले ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स के कितना डायमीटर होता है, तो ठीक है, तो ह्यूमन, अगर हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स की, तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का साइज क्या होती है? 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। नर्व सेल होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, नर्व सेल होती है वो कैसी होती है बेटा? नर्व सेल आपको पूछ ले तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? तो नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होती है, ठीक है। ये तो हो गया इसका साइज। अगर हम शेप की बात करें तो कुछ सेल्स की हम शेप देखते हैं, ठीक है। तो आरबीसी सेल होती है वो राउंडेड होती है। कैसी होती है? राउंडेड और बाइकॉनकेव शेप्ड होती है। डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होती है, ठीक है, ये अमीबॉइड सेल्स होती है डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी एक होती है हमारे एपिथेलियल सेल, कोल्यूमुलर एपिथेलियल सेल। देखो नाम है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ये, ठीक, तो हमारे एनसीईआरटी में दे रखे तो हमें याद रखने हैं एपिथेलियल सेल। देखो एपिथेलियल सेल्स क्या होती है, ठीक है। एपिथेलियल एक टिश्यू होता है। एपिथेलियल क्या होता है? वैसे टिश्यू होता है। एपिथेलियल क्या होता है बेटा? टिश्यू। जैसे हमारे नर्व कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल्स टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, नर्वस टिश्यू होता है। वैसे ही ये एपिथेलियल एक टिश्यू होता है, उसकी अलग अलग टाइप्स की सेल होती है, उस टिश्यू में अलग अलग टाइप की सेल्स होती है। तो ये सेल्स जो ये टिश्यू होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे हम बात करेंगे कोई भी ऑर्गेनल्स है, ठीक है, या बॉडी की जो आउटर लेयर है, ठीक है, ऑर्गेनल्स है, सपोज ऑर्गेनल्स है, ठीक है, तो ऑर्गेनल्स की आउटर लेयर, ठीक है, ऑर्गेनल्स की क्या है बेटा? आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। तो ऑर्गेनल्स की आउटर लेयर और इनर लेयर कौन सी सेल बनाती है? एपिथेलियल सेल्स। क्या बनाती है? एपिथेलियल सेल बनाती है। तो अगर हम बात करें कोल्यूमुलर मतलब कोलम के आकार की, तो ये कोलम के आकार की कैसी हो जाएगी? लॉन्ग और नेरो, ऐसे। तो ये कोलम के आकार की हो गई कोल्यूमुलर एपिथेलियम सेल्स। नर्व सेल हमें पता है कैसी होती है। नर्व सेल का डायग्राम आपने अच्छे से देख रखा है। नर्व सेल्स होती है, ब्रांच होती है और लॉन्ग होती है। कैसी होती है बेटा? नर्व सेल्स ब्रांच्ड होती है, एक तो हमें पता है सर ब्रांच्ड, और कैसी होती है? लॉन्ग होती है। कैसी होती है? लॉन्ग, ठीक है। ट्रैकिड सेल है, ठीक है। आगे कौन सी है? एक हमारी ट्रैकिड सेल। कौन सी सेल? ट्रैकिड सेल, ठीक है। ये ट्रैकिड सेल कहाँ पाई जाती है बेटा? ये जाइलम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जाइलम में पाई जाती है। ये इलोंगेटेड सेल होती है, ऐसे इलोंगेटेड सेल होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रैकिड सेल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैकिड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जाइलम में पाई जाती है, तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। किसके? वाटर ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करती है, ठीक। मीजोफिल सेल एक होती है हमारी, मीजोफिल सेल। ये मीजोफिल सेल कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ये आपने अगर लीफ की स्ट्रक्चर देखी है,
तो लीफ के स्ट्रक्चर में हमें ये मीजोफिल सेल्स दिखाई देती है, दो तरह की होती है, एक पेलिसेड होती है, एक राउंड शेप होती है, ठीक है। तो इसका लगभग शेप कैसा होता है, राउंड या ओवल शेप्ड मीजोफिल सेल्स होती है, ये लीफ में पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह की सेल्स होती है। तो कुछ सेल्स के एग्जाम्पल दे रखे थे ये, तो ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें थी, फैक्ट है, ये फैक्ट है, तो फैक्ट हमें याद रखना होता है। आगे हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की। क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है, उनका सेल एनवेलप कैसा होता है। तो हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की। अब हमारा है हेडिंग प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। सेल विच डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड। तो सेल क्या हो जाएगा, सेल विच डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and other cell organelles and other membrane bound cell organelles इसमें absent होंगे, ठीक है। तो ये कहलाएगी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल। तो मैंने आपको बता दिया था, जैसे ये सेल है, अगर ये न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर लेयर है, डबल मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है, ऐसे समझ लो। अगर ये है, ठीक है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, तो अगर मेम्ब्रेन से बाउंड है तब तो वो यूकैरियोटिक सेल है। अगर ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके चारों तरफ क्या नहीं है बेटा, ये मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल। और इसके फिर इसको न्यूक्लियस नहीं कह के क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे, इसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स को कौन से किंगडम में रखा गया है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स को कौन से किंगडम में रखा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स को रखा गया है बेटा मोनेरा में। किस में रखा गया है, मोनेरा में, ठीक है। ये याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को किस में रखा गया है, मोनेरा किंगडम में। आपको मैं बता देता हूँ कि जितने भी एनिमल्स है, लिविंग एनिमल्स है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस अर्थ पर प्रेजेंट है, उन सब को 5 किंगडम में बांटा गया है। कितने किंगडम में बेटा, 5। कौन कौन से किंगडम है, याद रख लेना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड 5वां है एनिमेलिया, ठीक है। ये 5 किंगडम में बांटे गए हैं। तो बैक्टीरिया को कौन से किंगडम में रखा गया है, मोनेरा किंगडम में रखा गया है, ठीक है। 5 किंगडम में जो बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे अदर कोई प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब को किस में रखा गया है, कौन से किंगडम में रखा गया है, मोनेरा में, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन सी सेल आ जाती है वो देख लेते हैं हम। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी सेल आ जाएगी प्रोकैरियोटिक सेल्स में, देखो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक, माइकोप्लाज्मा, और भी बहुत सारी सेल्स है, ठीक है। तो वो किस में रखा गया है, उसको प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। अब बैक्टीरिया की हम बात करेंगे 4 बेसिक शेप की। कितनी, बैक्टीरिया की जो शेप है, ठीक है, तो बैक्टीरिया की हम शेप की बात कर लेते हैं। 4 बेसिक शेप होते हैं। कितने, 4 बेसिक शेप। बैक्टीरिया के कितने बेटा शेप है, बेसिक, 4 बेसिक शेप है। कौन कौन से हैं, देखो इसके, किसके हैं ये, बैक्टीरिया के, किसके, बैक्टीरिया के। तो बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप कौन कौन से हैं, एक याद रखना है हमने, बैसिलस, ठीक है। दूसरा में याद रखना है कोकस, तीसरा याद रखना है हमें विब्रियो, ठीक है। चौथा में याद रखना है
स्पाइरिलम, ठीक है। बेसिलस कैसा होता है बेटा? बेसिलस होता है रोड लाइक। कैसा होता है? इसको हम बोलेंगे रोड लाइक, ठीक है। तो रोड लाइक कैसे हो जाएगी? सिंपल सा देखो, ठीक है, रोड लाइक हो जाएगा हमारा, ये शेप हो जाएगा रोड लाइक, बिल्कुल इस तरीके से ये शेप हो जाएगी इसकी। कोकस में क्या होता है बेटा? राउंड होता है। कैसा होता है? कोकस होता है हमारा स्पेरिकल। तो ये स्पेरिकल शेप किसकी हो जाएगी बेटा? बैक्टीरिया की, ठीक है। कोकस हो जाएगा। अगर इस तरह का आपको माइक्रोस्कोप में देखें और इस तरह की शेप दिखे तो वो कोकस हो गया, इस तरह का बैक्टीरिया दिखे तो वो बेसिलस हो गया, ठीक है। अगर आपको कोमा शेप दिखाई दे, कैसा कोमा शेप दिखाई दे, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? विब्रियो। ये आपको कैसे दिखाई देगा? कोमा शेप, कोमा शेप दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कोमा शेप ऐसे आपको बैक्टीरिया दिखाई देगा। स्पाइरलम में कैसे होगा? स्पाइरल होगा। कैसे होगा? स्पाइरल, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे इस तरह का स्पाइरल अगर बैक्टीरिया दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पाइरलम, ठीक है। तो ये 4 बेसिक शेप है, इसकी याद रखना है कि कौन कौन सी बेसिक शेप होती है? बेसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरलम, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हमें दिखाई दे सकते हैं। अगर उनकी शेप के अकॉर्डिंग हम उनको पहचानते हैं किस टाइप का। अगर इस तरह का रोड शेप दिखाई देते हैं तो वो बेसिलस हो गया, ठीक है। अगर हमें गोल दिखाई देता है तो वो कोकस हो गया। कोमा शेप दिखाई देता है तो वो क्या हो गया बेटा? विब्रियो हो गया। और अगर स्पाइरल दिखाई देता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पाइरुलम। ये 4 बेसिक शेप होती है इसकी, ठीक है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी शेप होती है, ये 4 बेसिक शेप याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया सेल, कि बैक्टीरिया सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो कंपोनेंट देख लेते हैं कि बैक्टीरिया सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो अब अभी हमारा नया हेडिंग क्या है बेटा? कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल, सॉरी कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल में किसकी स्टडी कर रहे हैं? याद रखना, बैक्टीरिया की। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और उसमें भी हम क्या देख रहे हैं बेटा? बैक्टीरिया। किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? बैक्टीरिया की, ध्यान रखना, ठीक है। अब बैक्टीरिया सेल है कंपोज्ड ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया में क्या क्या प्रेजेंट होगा, हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, पता है सर, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा उसके अंदर, ठीक है। उसके चारों तरफ कवरिंग होगी तो उसको सेल एनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और भी है, मीजोसोम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। मीजोसोम्स के अलावा भी इसमें प्रेजेंट होता है क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होगा, ठीक। इसके अलावा फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। इसके अलावा सीलिया, पिली एंड सीलिया प्रेजेंट होगा। सीलिया एंड पिली प्रेजेंट होगा। और बहुत सारी अलग अलग इंक्लूजन्स बॉडीज होगी, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। देखो इतनी सारी इसमें चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, सेलुलर प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोइड होगा, राइबोसोम्स होंगे, मीजोसोम्स होंगे, क्रोमेटोफोर्स होंगे, फ्लैजिला होगा, सीलिया होगा, पिली होगी, इंक्लूजन बॉडी होगी। देखो जैसे ये अगर मैं कह दूँ ये बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, ये इसके अंदर यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल हो गया और इसी को क्या बोल दिया हमने? न्यूक्लियोइड। क्या बोल दिया बेटा? इस पार्ट को हमने क्या बोल दिया है? न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ये इसके चारों तरफ जो कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेल एनवेलप। इसके अंदर ये जो सेमी फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म,
ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोइड। इसके अंदर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, मीजोसोम्स, यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स। मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तो फोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक लंबी टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैजिला। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सीलिया एंड पीली। ठीक है, ये तो जो बड़ा वाला है वो पिल्ली और छोटा वाला है वो सीलिया। क्या है? सीलिया। ठीक है, इस तरीके से बैक्टीरिया सेल्स में ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनकी एक एक स्टडी करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो क्या क्या प्रेजेंट होता है, कंपोनेंट्स क्या प्रेजेंट होते हैं वो देख लिया। अब हम पहला देखते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में। किसके बारे में? उसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में कि जेनेटिक मटेरियल कैसा प्रेजेंट होता है। अब देखो जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? पहला देख रहे हैं हम जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, देखो जेनेटिक मटेरियल के रूप में हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल को कौन रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे न्यूक्लियोइड। कौन प्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस में तो है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं। और बिना मेम्ब्रेन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। ठीक है, मतलब ये पता है हमें नॉट कवर्ड बाई, हमें पता है नॉट कवर्ड बाई मेम्ब्रेन। नॉट कवर्ड बाई, किसी प्रकार के कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब देखो इसमें बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए। क्या होता है? बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? तो बैक्टीरिया हैव स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या बोलता है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया की अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा? सर्कुलर डीएनए होता है। अब एक चीज और है, प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड। आपको मैंने बताया था प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ बैक्टीरिया सेल इज कॉल्ड प्लाज्मिड। उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड बोलते हैं। डायग्राम में देखो, जैसे ये बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये तो सर्कुलर डीएनए है ही है, ठीक है। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, उस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए बोल दो इसको, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया सेल इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो ये तो हमारे इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये तो क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल इसका, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है इसके अंदर, तो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है वो क्या कहलाता है बेटा? प्लाज्मिड कहलाता है। और आपको मैंने बताया था प्लाज्मिड क्या काम आता है। प्लाज्मिड आपको बताया था मैंने, वेक्टर के रूप में हेल्प करता है। किसके रूप में? ये प्लाज्मिड है, ये किस में हेल्प करता है? वेक्टर के रूप में, एज ए वेक्टर के रूप में फंक्शन करता है। वेक्टर मतलब वाहक। अगर आपको किसी अन्य ऑर्गेनिजम्स का डीएनए किसी अन्य ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना है, तो वो डीएनए है, वो जेनेटिक पार्ट है, वो प्लाज्मिड की हेल्प से किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? दूसरे एनिमल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वेक्टर एज ए वाहक हो गया। क्या हो गया बेटा? वाहक हो गया कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसके डीएनए को इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है, तो किसकी हेल्प से करेंगे? वेक्टर की हेल्प से। और वेक्टर कौन फंक्शन करता है वेक्टर की? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड फंक्शन करता है एज ए वेक्टर के रूप में। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मिड एज ए वेक्टर के रूप में काम करता है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमने बताया था कि मीजोसोम्स प्रेजेंट होता है।
अब हम आगे वो देख लेंगे कि इसकी जो देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी जो ये क्या है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, ये जैसे ये बैक्टीरिया सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन अंदर से फोल्ड हो जाती है। कैसे हो जाती है? ऐसे फोल्ड। तो इस फोल्डिंग को क्या बोलते हैं बेटा? ये फोल्डिंग होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको बोलते हैं हम मीजोजोम बोलते हैं। अब इसके सेल एनवेलप के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सी लेयर इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। आई थिंक जेनेटिक मटेरियल आपको अच्छे से याद हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लियोइड कहलाता है, इसका न्यूक्लियस नहीं कहलाता है, ये कवर नहीं होता है, ठीक है। इसमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, और वो फंक्शन करता है एज ए वेक्टर के रूप में। और मैंने आपको बता दिया इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर की ओर एक फोल्डिंग हो जाती है, उस फोल्डिंग से एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? मीजोजोम्स बोलते हैं। और ये फंक्शन करती है एज ए माइट्रोकॉन्ड्रिया, जैसे हमारे अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है उसी रेस्पायरेशन में हेल्प करती है, वैसे ही मीजोजोम्स इसमें रेस्पायरेशन में हेल्प करेगी। अब हम इसके अलावा एक और टॉपिक बढ़ा रहा हूँ आज, सेल एनवेलप। क्या बताने जा रहा हूँ? सेल एनवेलप, कि इसके अंदर कौन कौन सी बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सी कवरिंग पाई जाती है। सेल एनवेलप का मतलब समझ गए होंगे कि इसके चारों तरफ कवरिंग, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया सेल, ठीक है। आप देखो ये बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, इसको हम इसके अंदर भरा हुआ है ये लिक्विड, उसको प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारे देखो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसके जो साइटोप्लाज्म है या हम इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म है, उसके चारों तरफ की जो कवरिंग है, ठीक है, आउटर कवरिंग। अब हम आगे हेडिंग है हमारा सेल एनवेलप। क्या है बेटा? सेल एनवेलप, ठीक है। अब सेल एनवेलप क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया सेल है ये, ठीक है, तो इसके चारों तरफ की जो कवरिंग है, ठीक है, चारों तरफ की जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं हम? सेल एनवेलप बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कवरिंग किस किस टाइप की होती है, कितनी लेयर होती है इसके अंदर। देखो सेल एनवेलप की बात कर रहे हैं तो मैं कह दूंगा आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म या बैक्टीरिया सेल कह दो, सिंपल सा बैक्टीरिया सेल, ठीक है। अब देखो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, कवरिंग होती है, वो 3 लेयर होती है। कितनी होती है बेटा? 3 लेयर, याद रखना। चारों तरफ कितनी लेयर होती है इसके? 3 लेयर होती है। अब कौन कौन सी लेयर होती है याद रख लेना। देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? ग्लाइकोकेलेक्स। क्या वो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या कहलाती है बेटा? ग्लाइकोकेलेक्स। फिर मिडिल लेयर होती है वो क्या कहलाती है? सेल वॉल। क्या कहलाती है? सेल वॉल। और सबसे अंदर वाली लेयर होती है इनर लेयर, वो क्या कहलाती है बेटा? इनर लेयर होती है वो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब एक बैक्टीरिया सेल है, उसमें 3 कवरिंग हो गई, सबसे अंदर वाली तो हो गई हमारे, फिर एक और कवरिंग होगी, फिर एक और कवरिंग होगी, ऐसे 3 कवरिंग होती है। तो आउटर लेयर को तो बोलते हैं हम ग्लाइकोकेलेक्स, इस बीच वाली को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल। और सबसे अंदर वाली को क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। ये 3 चीज ध्यान रखना है कि कितनी लेयर होती है इसमें? 3, ग्लाइकोकेलेक्स, सेल वॉल और मेम्ब्रेन। अब मैं बात करूं ग्लाइकोकेलेक्स की, किसकी? देखो ग्लाइकोकेलेक्स, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि 3 लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकेलेक्स, मिडिल लेयर सेल वॉल, इनर लेयर कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। अब मैं पहली जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोकेलेक्स। तो हम बात करेंगे ग्लाइकोकेलेक्स की, ठीक है। तो ग्लाइकोकेलेक्स क्या होती है? हम बात पता है सर, आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर है, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब बैक्टीरिया में देखो इसकी जो ग्लाइकोकेलेक्स होती है वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरीके से इसका कंपोजिशन होता है और अलग अलग इसकी थिकनेस होती है। तो इसका जो डिफर होगा, ये क्या होगा? ग्लाइकोकेलेक्स की जो लेयर है डिफर्स होगी इन कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन अलग होगा एंड थिकनेस।
देखो ग्लाइकोकैलेक्स हमने कह दिया कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। अब वो अलग अलग बैक्टीरिया में उसका जो ग्लाइकोकैलेक्स का है उसका कंपोजिशन अलग हो सकता है, थिकनेस अलग हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं ग्लाइकोकैलेक्स को। एक को हम कह सकते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है, एक को हम कह सकते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सूल। दो तरीके से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है ग्लाइकोकैलेक्स की, एक तो होती है स्लाइम लेयर, एक होती है कैप्सूल। अगर ये लूज सीट है, क्या है, कैसी है बेटा? लूज सीट, ठीक है, लूज सीट है बिल्कुल, जैसे ये बैक्टीरिया है और इसके आउटर मोस्ट लेयर की बात करूँ तो अगर ये लूज है, कैसी है बेटा? ऐसे लूज है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे उस कंडीशन में? इसको क्या बोलेंगे? अगर ग्लाइकोकैलस लूज सीट के रूप में प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है स्लाइम लेयर। अगर ये टफ सीट के रूप में प्रेजेंट है, ये थिक है, ये क्या होगा? थीन। कैसा होगा? थीन। ये थिक एंड टफ हो, अगर ये कैसी हो? बिल्कुल हार्ड हो जाए, ठीक है, तो उसको उस कंडीशन में उस ग्लाइकोकैलेक्स लेयर को क्या बोला जाएगा? कैप्सूल। अगर देखो ये तो हो गया हमारे स्लाइम लेयर। अगर ये बैक्टीरिया सेल है, इसके आउटर मोस्ट लेयर ऐसे एकदम टफ हो और थोड़ी सी थिक हो, कैसी हो? थिक, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। और अगर लूज हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। तो इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन देख लो, ये क्या फंक्शन करती है स्लाइम लेयर। देखो आउटर मोस्ट लेयर है, अगर कैप्सूल है तो वो थिक है, टफ है, बिल्कुल हार्ड है, ठीक है, ये फेगोसाइटिस होने से बचाएगी इसको। क्या बताएगी बेटा? रेजिस्टिंग फंक्शन, हेल्प इन रेजिस्टिंग फेगोसाइटोसिस। मतलब क्या है ये? इसको देखो, मतलब इसको डेथ होने से बचाएगी, ठीक है ना। फेगोसाइटिस का मतलब क्या है? इसको डेथ होने से इसकी बचाएगी, फेगोसाइटिस इसको मरने नहीं देगी, ठीक है ना। देखो अगर कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है, अगर कोई बैक्टीरिया है उसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट है, अगर उसको हम पानी में प्रेजेंट है, अगर उसको पानी को उबाल भी देंगे ना, तब भी ये बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी। पानी को उबालने के बाद भी ये बच जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया डेथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अगर उसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कैप्सूल। तो बहुत सारे कैप्सूल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये अलग अलग कंडीशन है। देखो अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? अगर आप पानी को उबाल भी दोगे तो भी वो कैप्सूल्स उसको बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर लेगा, उसको डेथ नहीं होने देगा उसको, ठीक है, वो किल नहीं होगा, ठीक है। तो ये फेगोसाइटोसिस होने से उसको बचाता है। दूसरी लेयर ये हो गई ग्लाइकोलेक्सिस, फर्स्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई। आपके दूसरी लेयर होती है हमारी सेल वॉल। कौन सी होती है बेटा? सेल वॉल। तो वो देख लेते हैं सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद कौन सी लेयर आएगी? सेल वॉल, ठीक है। अब ये सेल वॉल क्या करता है बेटा? डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। तो एक तो ये प्रोवाइड करता है, क्या करता है? डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल क्या करता है? तो डिटरमाइन करता है उसकी शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप को डिटरमाइन करता है एक तो, ठीक है। और क्या कर देता है बेटा? एक देता है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाली जो सेल है, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी? स्ट्रक्चर को अगर मेंटेन करने वाली सेल है, सेल लेयर है, तो वो कौन सी हो जाएगी बेटा? सेल वॉल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सेल वॉल। मतलब इसको देखो, इसको सपोर्ट भी करेगी, इसको ब्रस्ट नहीं होने देगी, इसको टूटने नहीं देगी, इसको, ठीक है, क्या नहीं होने देगी? ब्रस्टिंग नहीं होने देगी, इसको टूटने नहीं देगी, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी इस बैक्टीरिया सेल्स को। और ये बैक्टीरिया सेल्स को एक शेप प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी बेटा? शेप प्रोवाइड करेगी। अब देखो बैक्टीरिया को स्टेनिंग प्रोसेस के आधार पर, अब एक नया वर्ड अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग, देखो यहाँ से ध्यान रखना, सेल वॉल है, सेल वॉल स्टेन होता है। क्या होता है? कलर से अगर आप इसको रंगोगे, सिंपल सी बताऊँ, अगर आप डाई करोगे इस पर, तो अगर कलर हो जाए, वो कलरफुल हो जाए, बैक्टीरिया या तो कलरफुल हो जाएगा या कलरफुल नहीं होगा। हम उसको अगर कलर से डाई करें, उसके डाई करें, ठीक है, बैक्टीरिया को, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो कलर को ले लेगा, कैच कर लेगा, या वो कलर को रिटेन कर देगा, या तो वो कलरफुल हो जाएगा या कलरफुल नहीं होगा, ठीक है ना, इसको अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कलर करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टेनिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? स्टेनिंग प्रोसीजर।
ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेनिंग प्रोसीजर। स्टेनिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? स्टेनिंग प्रोसीजर। स्टेनिंग प्रोसीजर का मतलब आ गया उसको कलर करना। क्या करना? बैक्टीरिया को। अब जैसे स्टेनिंग डाई होती है, बहुत सारे कलर्स वाली डाई होती है, अगर हम उस पर बैक्टीरिया पर गिराते हैं, ठीक है, तो वो या तो कलर कैच कर लेता है या कलर कैच नहीं करता है। तो उस स्टेनिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, एक होता है उसके अकॉर्डिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? देखो ये टेकअप कर लेगा, टेकअप द ग्राम स्टेन, टेकअप द ग्राम स्टेन, मतलब ये कलर कैच कर लेगा, ठीक है। टेकअप द ग्राम स्टेन, रिटेन करेगा ये, मतलब उसको कैच करके रखेगा, रिटेन ब्लू एंड पर्पल कलर, ठीक है। अगर आप इन कलर से आपको उसको डाई करोगे तो उसको रिटेन कर लेगा, उसको कैच कर लेगा, और आपको बैक्टीरिया में डाई करने पर कैसे दिखाई देंगे? ब्लू एंड पर्पल। अगर वो स्टेन हो जाए, अगर कोई बैक्टीरिया स्टेन हो गया है, तो वो बैक्टीरिया क्या कहलाता है बेटा? ग्राम पॉजिटिव। सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, अगर बैक्टीरिया स्टेन हो गया है, वो ब्लू और पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर वो स्टेन नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये नहीं लेता है, ये डू नॉट टेक अप ग्राम स्टेन, ये ग्राम स्टेन को नहीं लेता है। और लूज, ये क्या करता है बेटा? लूज कर देता है ब्लू एंड पर्पल कलर। ये क्या करता है बेटा? ब्लू एंड पर्पल कलर को क्या कर देता है? लूज कर देता है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो सेल में हमने दूसरी लेयर देखी, सेल वॉल ये मैकेनिकल स्टेन प्रोवाइड करता है, ये इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। अब ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कलर ले लेते हैं, जो कलर हो जाता है, जो डाई को ग्रेन कर लेते हैं, वो तो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो डाई को नहीं लेते हैं, ठीक है ना, लूज कर देते हैं डाई को, वो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तीसरी लेयर और बता देता हूँ मैं, वो होती है प्लाज्मा लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, हमें पता है कौन सी होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। ये सेमी परमिएबल होती है। कैसी होती है बेटा? कुछ सिलेक्टेड आइटम को ही इसमें परमिएबल होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब सारे जो एलिमेंट्स है वो सारे अंदर बाहर नहीं आ सकते बैक्टीरिया के, कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स है, मॉलिक्यूल्स है, वही बैक्टीरिया के अंदर और बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको इस ऐसी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? ये सेमी परमिएबल होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है सेल एनवेलप के बारे में। किसके बारे में? सेल एनवेलप के बारे में। आई थिंक यहाँ तक जो समझाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।